नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम पीरियड था 1914 से लेकर 1918 तक। ये वार स्टार्ट हुई थी यूरोप से और धीरे-धीरे ये बाकी कॉन्टिनेंट्स में फैल गई थी। जो भी कंट्रीज़ वार में शामिल थी, उस कंट्री को इकोनॉमिकली लगा लो, मिलिटरी लगा लो या फिर ट्रेड पर्सपेक्टिव से डालो, बहुत ही ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ा था। हम इस वार को सिलसिलेवार ढंग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इस वर्ल्ड वार के कॉज़, फिर क्या इवेंट्स हुए जिनके कारण ये वर्ल्ड वार एस्केलेट होती चली गई और फिर हम देखेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ा इस वर्ल्ड वार का। तो सबसे पहले देखते हैं कॉज़। सबसे पहला जो कॉज़ था इस वर्ल्ड वार का वो था नेशनलिज़्म। नेशनलिज़्म उस टाइम पे अपने पीक पे चल रहा था। हर एक कंट्री अपनी कंट्री को सुपीरियर मानते थे और वो इसको दूसरी कंट्री के कॉस्ट पे मान रहे थे। मीन्स किसी भी एक कंट्री की अगर पुराने टाइम में किसी बी कंट्री के साथ वार हुई है और बी कंट्री ने उनकी कुछ टेरिटरी ले ली हैं, तो ए कंट्री में नेशनलिज़्म इतना था कि वो ये कह रहे थे कि जो बी कंट्री ने हमारी पुराने टाइम में टेरिटरीज़ ली हैं, वो टेरिटरीज़ हमें वापस चाहिए, चाहे उसका कॉस्ट वार ही क्यों ना हो। तो ऐसे नेशनलिज़्म यूरोप के अंदर पूरा पीक पे चल रहा था दोस्तों, और जिसके कारण वो बाद में जाकर फर्स्ट वर्ल्ड वार में तब्दील हुआ। दूसरा जो बड़ा कारण था इस वार का वो था ट्रीटीज़ चल रही थी वहाँ पर। ट्रीटीज़ कर रही थी ए कंट्री, बी कंट्री होगी, सी कंट्री होगी, ऐसे कंट्रीज़ आपस में ट्रीटीज़ कर रही थी। अब मान लो कि यहाँ पर ए कंट्री और बी कंट्री की ट्रीटी हुई है आपस में कि अगर सी कंट्री ए कंट्री के ऊपर अटैक करती है तो बी कंट्री उसको ए कंट्री को डिफेंड करने आएगी और ए और बी दोनों मिलकर सी को काउंटर अटैक करेंगी। ट्रीटीज आज भी होती हैं दोस्तों, तो उस टाइम पे होना कुछ गलत नहीं था, लेकिन गलत क्या था कि वो ट्रीटीज बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटली होती थी, उनकी टर्म्स सीक्रेट होती थी। तो सीक्रेट टर्म्स होने के कारण कोई कंट्री ए है या कंट्री बी है, तो ऐसे आपस में सस्पिशन की भावना जाग जाती थी कि कहीं इस ट्रीटी के अंदर जो इन्होंने की है आपस में किसी दूसरी कंट्री के साथ, ए ने, बी ने, सी ने, डी ने, इसमें कुछ हमारे अगेंस्ट कुछ टर्म ना हो। तो ऐसे वहाँ पर जो माहौल था वो सस्पिशियस था, शक की नज़र से देखती थी एक कंट्री दूसरी कंट्री को। यहाँ पर कुछ ट्रीटीज़ के एग्जांपल दिए हुए हैं आपको, जैसे कि ट्रिपल अलायंस हुआ था जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के अंदर। इनके आपस के बीच में तीनों कंट्री थी, जर्मनी थी, इटली थी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थी 1882 में। ऐसे ही ट्रिपल एंटेंट 1907 में। तो ऐसे ट्रीटीज़ थी जिसके कारण शक का माहौल यूरोप में बन चुका था इस वर्ल्ड वार से पहले। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है, वो है आर्म्स के लिए रेस, रेस फॉर मिलिट्री एंड आर्म्स। आर्म्स के लिए रेस चल रही थी यूरोप के अंदर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ग्रेट ब्रिटेन से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बड़े-बड़े कारखाने बनाए जाते थे, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ जिसमें गुड्स बनाई जाती थी दोस्तों। तो ब्रिटेन ने अपनी जो गुड्स का वो व्यापार कर रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके लिए अपनी नेवी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना रखी थी। तो ब्रिटेन की नेवी को देखकर जर्मनी ने भी अपनी नेवी को पावरफुल बनाया। ऐसे ही ब्रिटेन के आर्म्स को देखकर जर्मनी ने भी अपने जो आर्म्स थे, हथियार थे, वो मॉडर्न बनाए। तो ऐसे बाकी धीरे-धीरे दूसरी कंट्रीज़ ने भी ऐसा ही किया। तो वहाँ पर एक आर्म्स की रेस चल पड़ी कि हमारी जो आर्मी है अगर वो बेस्ट होगी तो हमारी कंट्री जो है ज़्यादा पावरफुल होगी। तो ऐसे सभी कंट्रीज़ में एक रेस चल रही थी मिलिट्री और आर्म्स पावर के लिए, और बाद में जाकर वो तब्दील हुई फर्स्ट वर्ल्ड वार में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म दोस्तों होता है कि कॉलोनीज़ बनाना दूसरी कंट्री को अपनी कंट्री के अंडर। जैसे कि हम लोग कॉलोनी थे 1947 तक, 1947 तक हम कॉलोनी थे ब्रिटेन की दोस्तों। ऐसे ही जो यूरोप की बाकी कंट्रीज़ थी, उन्होंने भी कॉलोनीज़ बना रखी थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, अफ्रीका में या फिर एशिया में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको भी पिछले पॉइंट में ही बताया है कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में दोस्तों बड़े-बड़े कारखानों को ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती थी। रॉ मटेरियल के लिए ज़्यादा कॉलोनीज़ चाहिए होती थी, और जब रॉ मटेरियल बड़ी फैक्ट्रीज़ में जाएगा और वो प्रोडक्ट बन जाएँगे, गुड्स बन जाएँगी, तो उन गुड्स के लिए मार्केट जो होती थी वो भी कॉलोनीज़ में ही उनको बेच सकते थे वो, क्योंकि चीप बिकेगा ना। अगर ज़्यादा गुड्स बनाओगे तो आपको बड़ी मार्केट भी चाहिए होगी, और वो बड़ी मार्केट कहाँ थी? कॉलोनीज़ में। दोस्तों ऐसे इसके कारण ही जो यूरोप की पावर्स थी उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज़ को अपने अंडर लेकर आना, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनी बनाने के लिए उनमें लड़ाइयाँ होती रहती थी, जो बाद में जाकर
फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण बनी। इससे नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा मीडिया का रोल। जैसे आज के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि मीडिया किसी एक चीज़ को बहुत ही बढ़ा-चढ़ाकर बताता है, वैसे ही उस टाइम पे था। मीडिया कोई छोटी-मोटी बात को इतना बढ़ा-चढ़ाकर बताता था कि उसने एक तो माहौल पहले ही गरमाया हुआ है, दूसरा उन्होंने माहौल को और ज़्यादा गरमाने का, कड़वाहट डालने का काम किया, जो बाद में जाकर फर्स्ट वर्ल्ड वार का एक बहुत बड़ा कारण बना। इससे नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रोल ऑफ विलियम केसर। ये एम्पायर थे जर्मनी के। ये वार को बहुत प्रेफर करते थे। इनका ये मानना था कि अगर वार होगी तो जर्मनी की जो ओवरऑल इमेज है वो वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज जो यूरोप की हैं, बाकी कंट्रीज उनके आगे जो जर्मनी की इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक अहम रोल अदा किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में जर्मनी ने। जब ये वार हुई थी हम अभी देखेंगे इवेंट्स के बारे में कैसे जर्मनी की सपोर्ट ने एक छोटी-सी वार को वर्ल्ड वार में बदल दिया था। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा सोशल इम्बैलेंस। सोशल इम्बैलेंस में क्या है दोस्तों कि एक रेस अपने आप को दूसरी रेस से ज़्यादा सुपीरियर मानती है। जैसे कि अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ब्रिटेन के लोगों का ये कहना था कि हम व्हाइट लोग हैं और हमको गॉड ने भेजा है ताकि ब्लैक लोगों के ऊपर हम रूल कर सकें और उनको एक अच्छी लाइफ दे सकें। ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन उन लोगों का ऐसा मानना था जिसके कारण जो सोशल बैलेंस था वो बिगड़ गया था। एक रेस दूसरी रेस से हेट्रेड नफ़रत करने लग गई थी, क्योंकि अगर आप ऐसा कहोगे तो बेशक कुछ भी आप तर्क दे रहे हो लेकिन होगा तो माहौल गर्म ही ना कि अगर मैं ये कहूँ कि एक रेस दूसरी रेस से ज़्यादा सुपीरियर है और गॉड का हम उसमें तर्क दे रहे हैं बेशक, लेकिन उससे माहौल तो गरमाएगा ना, नफ़रत ही फैलेगी सोसाइटी के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना दोस्तों उस टाइम पे वर्ल्ड वार के लिए। इससे नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों एब्सेंस ऑफ एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशन बन गई थी 1919 में, यूनाइटेड नेशन बनी सेकंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 में। देखो ये एक अलग टॉपिक है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ये वार्स के बाद वर्ल्ड के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए कितनी कारगर सिद्ध हुई। लेकिन कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया ही ताकि वार को टाला जा सके। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले कोई भी ऐसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो कि बिगड़ते हुए माहौल को हैंडल कर सके और वर्ल्ड को वर्ल्ड वार से बचा सके। इससे नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा जो इमीडिएट कारण भी है वो है मर्डर ऑफ प्रिंस फर्डिनेंड एंड हिज वाइफ सोफी। उस टाइम पे दोस्तों जो ऑस्ट्रिया और सर्बिया के रिलेशंस थे वो पहले ही बिगड़ते जा रहे थे। 1908 से ही वो बिगड़ते आ रहे थे दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये प्रिंस फर्डिनेंड और इन जो इनकी वाइफ है ये बोस्निया में एक यात्रा पे आते हैं, तो वहाँ पर इनका कत्ल कर दिया जाता है दोस्तों। जिसके कारण जो ऑस्ट्रिया और सर्बिया के रिलेशंस थे वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए। वो मतलब मान लो आप लोग कि हाँ जी, वो वर्ज पे आ गए वार के। तो यहाँ से कहीं न कहीं वार का स्टार्ट आप मान सकते हो कि यहाँ से स्टार्टिंग हो चुकी थी वार की, शुरुआत हो चुकी थी वार की। तो ऑस्ट्रियन ने क्या किया, एक अल्टीमेटम दे दिया कि जो यहाँ पर इनका कत्ल हुआ है, उनको आप लोग जो सज़ा दी जाए। और काफ़ी सारी कंडीशंस रख दी ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के सामने। सर्बिया ने दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी सारी कंडीशंस ऑलमोस्ट काफ़ी सारी कंडीशंस को मान लिया था। लेकिन अब मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट दे दी कि आप जाओ, आप जो भी करोगे वो हम आपके साथ ही रहेंगे। एक ब्लैंक चेक टाइप दे दिया था कि जाओ, आपको जैसे ठीक लगता है वैसे कर लो। तो ऑस्ट्रिया ने जब सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की काफ़ी सारी कंडीशंस मान भी ली, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ कंडीशन नहीं मानी थी, तो 1 महीने का ऑस्ट्रिया ने अल्टीमेटम दिया था सर्बिया को। 28 जून को जब इनकी 1 सेकंड 28 जून को जब ये फर्डिनेंड और हिज वाइफ जो सोफी थी उनका जो कत्ल हुआ, उसके बाद 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को। ऑस्ट्रिया के 1 महीने के जो अल्टीमेटम था उसके अंदर सारी कंडीशंस सर्बिया ने मान ली थी, कुछ कंडीशंस को छोड़कर। लेकिन ऑस्ट्रिया अपनी जिद पे अड़ा रहा, उसने कहा कि सारी की सारी कंडीशंस मानी जाएँ। और सर्बिया ने ऐसा नहीं किया, कुछ कंडीशंस मानने से इनकार कर दिया। तो ये दोस्तों वार स्टार्ट होती है 1 महीने बाद 28th ऑफ जुलाई 1914 को। तो धीरे-धीरे दोस्तों अब वार स्टार्ट हुई है किसमें? ऑस्ट्रिया और सर्बिया में। जर्मनी की सपोर्ट है ऑस्ट्रिया को।
तो उसके बाद दोस्तों धीरे-धीरे बाकी कंट्रीज़ इसमें एंट्री करने लग जाती हैं दोस्तों। पहले ब्रिटिश एंट्री होती है 4th ऑफ अगस्त 1914 को 1914 को। दोस्तों इसमें एक बात और भी बता दूँ कि पहले ब्रिटेन ने काफ़ी सारे एफ़र्ट किए थे जब ये वॉर स्टार्ट होगी ना, ब्रिटेन की एंट्री से पहले ब्रिटेन ने काफ़ी सारे एफ़र्ट्स किए थे कि ये वॉर जो है वो रुक जाए। लेकिन ब्रिटेन के सारे एफ़र्ट्स धूमिल हो गए और ये वॉर स्टार्ट हो मतलब बड़े स्केल पे स्टार्ट हो गई। तो फिर ब्रिटेन ने इसमें एंट्री की थी 4th ऑफ अगस्त 1914 को। उसके बाद यूएसए ने जॉइन किया वॉर को जब यूएसए के कुछ शिप्स पे अटैक कर दिया गया 1917 को। तो दोस्तों ये सारा का सारा जो वर्ल्ड था वो 2 धड़ों में बँट गया था। वो और हर एक धड़े की पूरी कोशिश थी कि हम जीतें। तो 2 धड़े थे, एक एलाइड पावर्स और उनके एसोसिएट्स, दूसरा सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में कौन-कौन सी पावर्स थी? ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, सर्बिया हो गया, जापान, इटली, यूएसए, रोमानिया, ये सर्बिया की साइड हैं सारे के सारे। ऑस्ट्रिया की साइड कौन आया जी? जर्मनी, पहले ही सपोर्ट दे रखी थी, ब्लैंक चेक मिल चुका था। बल्गेरिया हो गया, टर्की हो गया। तो दोस्तों ऐसे 2 धड़ों में बँट गया और एंड में जीत किसकी हुई? एलाइड पावर्स की और सेंट्रल पावर्स हार गई थी। इसके बाद हम डिस्कस भी करेंगे कभी फिर किसी वीडियो में। दोस्तों आज तो नहीं कर पाएँगे, बहुत लंबी हो जाएगी कि एक ट्रीटी होती है वर्साइल्स की। क्योंकि दोस्तों 2 वार्स हैं, एक फर्स्ट वर्ल्ड वार, एक सेकंड वर्ल्ड वार और जब हम सेकंड वर्ल्ड वार की वीडियो करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा कि क्या कुछ हुआ था उस ट्रीटी के कारण, क्या उसमें ऐसी टर्म्स थी जिसके कारण सेकंड वर्ल्ड वार हुई। लेकिन अब हम इस टॉपिक पे ही आते हैं हमारे, तो एलाइड पावर्स और उनकी जो एसोसिएट्स थे वो जीत जाते हैं और सेंट्रल पावर्स हार जाती हैं। दोस्तों ये पहली वर्ल्ड वॉर होने से पहले का मैप है और ये बाद का मैप है, ये देखो आप लोग। ये जर्मनी का मैप कितना बड़ा था पहले और बाद में जर्मनी की टेरिटरीज़ ले ली जाती हैं क्योंकि वो हार जाते हैं, उन पे काफ़ी सारी टर्म्स लगाई जाती हैं, उनसे काफ़ी सारी टेरिटरी ली जाती है। उनसे वॉर में जो लॉस हुआ है उसके लिए उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वॉर इंडेमनिटी मतलब मनी उनके ऊपर एज़ अ लॉस जो बाकी कंट्रीज़ का हुआ था उनको पे करने के लिए उनको काफ़ी सारी बड़ी राशि पे करनी पड़ती है। ये ऑस्ट्री हंगरी दोस्तों पहले थी, देखो यहाँ पर कंट्री और बाद में चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूगोस्लाविया ये कंट्रीज़ बन गई थी यहाँ पर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ये इवेंट्स थे, कौन जीता कौन नहीं। अब इम्पैक्ट क्या पड़े वो देखते हैं दोस्तों इसके हम। तो पहले इम्पैक्ट से हम देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? सर्बिया था, ऑस्ट्रिया था, जर्मनी था। दोस्तों जितने भी हिस्टोरियंस हैं सबके अंदर इसके बारे में अलग-अलग जो हैं उनके तर्क हैं। कोई कहता है कि इसके लिए सर्बिया रिस्पॉन्सिबल था, कोई कहता है ऑस्ट्रिया, कोई जर्मनी। इसके लिए कोई एक पर्सन या कोई एक कंट्री रिस्पॉन्सिबल ना होके काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी कंट्रीज़ रिस्पॉन्सिबल थी दोस्तों। क्योंकि कोई भी वार है, अब मान लो हम लोग अगर एग्ज़ाम्पल लें, जो यूक्रेन के अंदर और रसिया के दोनों के आपस में वार चल रही है। अब वो वर्ल्ड वार के रूप में भी तब्दील हो सकती है, लेकिन वो हो नहीं रही। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं उससे पीछे हटी हुई हैं। अगर वो सभी मिलकर उसमें आएँगे तभी तब्दील होगी ना, इसलिए कोई एक कारण नहीं होता, कोई एक रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, किसी एक वार के वर्ल्ड वार में बदलने के लिए। तो ऐसे ही वहाँ पर भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ और काफ़ी सारे लोग जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, वो कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल थे, उस वार को वर्ल्ड वार के रूप में बदलने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है इम्पैक्ट देखते हैं इसका क्या पड़ा। इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गई, डेट्स बढ़ गए, कर्ज़ा देना पड़ गया कंट्री को काफ़ी। देखो अब देखो यहाँ पर पॉपुलेशन 1914 में कितनी थी, 1919 में क्या इफ़ेक्ट पड़ा उस पे, जीडीपी पहले कितनी थी। देखो दोस्तों ये जो ये वाला है, यहाँ पर दे रखा है देखो आपको कलर, यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए का है। ये जो ज़्यादा रेड है ये ब्रिटेन का है ये वाला। ये फ्रांस जो ये वाला है ब्लू टाइप थोड़ा लाइट ब्लू। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट था, जीडीपी थी, वो कितनी बढ़ी और कितनी घटी। इसमें एक बात ज़रूर देखना दोस्तों आप लोग अगर देखोगे तो यूएसए पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि यूएसए बाहर दूसरे कॉन्टिनेंट में था, तो उसको इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ा और वो आर्म्स सप्लाई कर रहा था सभी को, इसलिए उसकी जीडीपी थोड़ी बढ़ी। ये देखो, ये जीडीपी थी पहले 1914 में यूएसए की और बाद में ये बढ़ गई थी, ठीक है? और डेट बढ़े थे इसके यूएसए के लेकिन इतने नहीं जितने बाकी कंट्री के बढ़े हैं। वो दूसरे कॉन्टिनेंट में था यूएसए, तो इसलिए उस पे इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दोस्तों।
ऐसे ही इन्फ्लेशन देखो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बहुत कम थी, यूएसए के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, ये फ्रांस के अंदर, ये इटली के अंदर और जर्मनी के अंदर तो आपको पता ही है, क्योंकि वो तो वार हार चुका था, उसमें तो इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा होनी ही थी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब लॉस ऑफ मैन पावर, लोगों की कितनों की डेथ हुई, ये देखो, ये सबसे ज़्यादा जो आपका रेड कलर सबसे ज़्यादा है, उसमें सबसे ज़्यादा डेथ हुई है लोगों की। उसके बाद मतलब मोर देन 2.5 मिलियन लगा लो आप लोग, या फिर 2 मिलियन से 2.5 जो कम रेड होगा। वैसे जो मेन कंट्रीज वार में, ये रसिया है जैसे कि, अब तो जो मेन कंट्रीज वार में इन्वॉल्व थी उनको बहुत ही ज़्यादा मैन पावर का लॉस हुआ दोस्तों, और वो कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। ठीक है, इससे नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों लॉस टू ट्रेड एंड कॉमर्स। ऐसे लोग देखो, ये बच्चे जो हैं ये पैसे की मतलब एक बिल्डिंग टाइप बना रहे हैं। इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन थी कि जो करेंसी की वैल्यू थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। तो ट्रेड और कॉमर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उस टाइम पे। इससे नेक्स्ट पॉइंट हमारा इम्पैक्ट ऑफ द वार लेबर मूवमेंट पे क्या पड़ा। लेबर मूवमेंट में क्या हुआ दोस्तों, क्योंकि जो काफ़ी सारे मेन थे वो वार में रिक्रूट हो चुके थे, तो लेडीज़ ने जो क्या किया, जो बाकी काम थे लेबर के, जो मतलब इंडस्ट्रीज़ में हो गया या कुछ और यूनियंस में हो गया या शॉप्स में हो गया, वो लेडीज़ करने लगी। तो लेडीज़ उन काम को सँभालने लगी, और जो मेन थे वो आर्मी में चले गए। इसलिए बाद में लेबर मूवमेंट्स भी स्टार्ट हुई कि जो वुमेन्स काम कर रही हैं उनके राइट्स को प्रिजर्व किया जा सके, और यूनियंस भी बनी बाद में जाकर। इससे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइज ऑफ सोशलिज्म। वार के टाइम पे गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लेके आई जो लोगों के लिए थी। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने अपने डायरेक्टली कंट्रोल में ले लिया। इसे हम कहते हैं सोशलिज्म। गवर्नमेंट काम कर रही है, जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो बेसिक गुड्स को प्रोवाइड करती हैं वो अपने कंट्रोल के अंडर ले ली हैं। तो ऐसा उस टाइम पे गवर्नमेंट ने किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ द वार चेंज इन द वुमेन्स स्टेटस। वुमेन वार के बाद 1917 के अराउंड और 1918 के अराउंड 1917-1918 के दौरान वुमेन्स को यूरोप में जो फ्रेंचाइज राइट्स थे, वोटिंग राइट्स थे, वो दिए गए ताकि उनको भी एम्पावर किया जा सके। इसके बाद साइंटिफिक प्रोग्रेस, काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई यूरोप के अंदर। नई-नई इन्वेंशंस की हुई तो वार के टाइम पे भी थी, लेकिन बाद में भी सोशल और जो इकोनॉमिक फील्ड था उसमें इन्वेंशंस हुई, और जिसके कारण लोगों की जो लाइफ है उसको और ज़्यादा लेवल जो उसका है वो हाई किया जा सके। तो बाद में वो पहले जो साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रही थी मिलिट्री वाले बेस में, वो बाद में जाकर सोसाइटी के लिए और इकोनॉमिक बेस पे होनी स्टार्ट हुई, जिसके कारण वहाँ पर सोशल लाइफ में लोगों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई दोस्तों। दोस्तों ये थे कुछ केस, और क्या इवेंट्स थे वार के, और क्या उस टाइम पे एस्केलेशन कैसे हुई, सब कुछ। इसके बाद दोस्तों जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई तो लोगों को ये था कि अब दोबारा हमें कभी भी वार का मुँह ना देखना पड़े, लेकिन कुछ अप्रोक्सिमेटली 20 साल के बाद ही सेकंड वर्ल्ड वार होती है, और फिर वर्ल्ड को दूसरी वर्ल्ड में जो वार हुई उसका जो सारा नुकसान था वो फिर झेलना पड़ता है दोस्तों। उसके बारे में अभी इसमें वर्साइली ट्रीटी भी रह गई है, कुछ और पॉइंट्स हैं, लेकिन वो पॉइंट्स हम लोग जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे, तब डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि तब आपको वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएँगे, और वो हम अगली आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है आज का समझ में आया होगा। नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं दोस्तों। आपका टाइम देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।